नमस्कार। किताबों की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा आप जानते हैं, किताबों की दुनिया में हैं हम लोग ऐसे मेहमानों को, ऐसे शख्सियत को बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं जिन्होंने अपने शब्दों के ज़रिए, अल्फाज के ज़रिए, रचनाओं के ज़रिए समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है, कुछ नया रच कर दिया है। और हमारी जो आज की मेहमान हैं वो हैं अनामिका अनु। एक बहुत अच्छी कवयित्री हैं, बहुत मशहूर कवयित्री हैं और साथ में एक बहुत ही उम्दा कहानीकार भी हैं। तो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इनका जो योगदान है उस पर तो बात करेंगे ही, लेकिन मैं दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे पास उनकी किताब है ये इनपक कथा और अन्य कहानियाँ। ये कहानी संग्रह है, इस पर भी बात करेंगे, इसकी कहानियों पर बात करेंगे, अनामिका अनु जी के कहानियों के शिल्प पर बात करेंगे। तो स्वागत है अनामिका जी, बहुत दिनों के बाद आप हाथ आई आज। तो पहला सवाल जो है वो एक सामान्य जो हमारे दर्शक हैं जिनका साहित्य से हल्का फुल्का लेना देना है उसके हिसाब से पूछता हूँ। ये इनपक कथा नाम समझ में नहीं आया, मुझे नहीं आया, दर्शकों को भी आना चाहिए। येनपक का अर्थ होता है छाता। येनपक कथा मतलब छाते की कहानी। मणिपुर में छाते को येनपक कहते हैं और कई उत्तर पूर्व के राज्यों में छाते को येनपक कहा जाता है। तो इसमें एक कहानी है जिसका नाम है येनपक कथा, और वो मेरी पहली कहानी है जो हंस में प्रकाशित हुई थी। तो पुस्तक का शीर्षक उसी कहानी का शीर्षक है। अच्छा, हम लोग कहानियों पे बात करते हैं तो कहानी के शिल्पों पे बात करते हैं। बहुत तरह की कहानियाँ होती हैं। जो आपकी पुरानी जो कविताएं हम पढ़ रहे हैं और जो कहानी पढ़ रहे हैं, तो मुझे कई बार लगा कि आपकी कविताएं जो है एक्सटेंड होकर कहानी में आई हैं। तो कविता में को कहानी में कैसे एक्सटेंड किया, या कहानी में कविताएं कैसे आई? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि एक कवि का लेखन जब कहानी के रूप में आता है तो वो उस तरह की पद्यात्मकता या वो भाव वो कैसे लाए गए हैं और आया है, वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे। हर कवि लेखक की एक अपनी अर्जित लेखन शैली होती है और ज़्यादातर जब कवि कहानी लिखता है तो उसमें एक काव्यात्मकता रहती ही है। और हम ये प्रयास नहीं करते, चूँकि हम लंबे समय तक कविताएं लिख रहे होते हैं और कहानियों में जब हम अपनी बात कह रहे होते हैं तो वह स्वतः स्फूर्त वो चीज़ें आती रहती हैं और पाठक को ऐसा लगता है कि इनकी कहानियों में काव्यात्मक अनुभूति भी है। और सच पूछें तो ये एक तरह की सघनता ही कहानी में लाती है और एक तरलता लाती है, एक प्रवाह लाती है जो पाठकों को आनंददायक ही लगता होगा। ये शैली जो आपने चुनी है या अपने आप प्रवाह के रूप में कि लिखा और आ गया, लिखते गए और आता गया, स्वतः स्फूर्त था, या शैली को थोड़ा कुछ लोग जानबूझ के भी अपनाते हैं कि देखें ये मेरी शैली है, आप पाठकों को बताएं कि देखो यार हम ऐसा भी लिख सकते हैं? कविता आपको चुनती है, कविता आपको लिखती है और इसमें कुछ भी प्रयास या चतुराई से नहीं होता। मेरे संदर्भ में तो बिल्कुल ही नहीं। जो लिखा जाता है बस उसी तरह लिखा जाता है, इसमें कोई प्रयास नहीं होता। हम कविताएं लिखते हैं, कहानियाँ लिखते हैं और कविताएं और कहानियाँ हमें लिख रही होती हैं। और ये एक ऐसा पारस्परिक और मुझे कहना चाहिए विच्छेद करने लायक चीज़ ही नहीं, ये एक यौगिकीकरण है। भाषा, भाव और विषय ये आपस में यौगिकीकृत हो जाते हैं, आप उनको अलग अलग करके नहीं देख सकते। तो ये स्वतः होता है, इसके लिए कोई मैं तो प्रयास नहीं। ये जो ये इनपक कथा है या अन्य कहानियाँ जो हैं उसमें उनमें से कितनी, क्योंकि लोगों का ये होता है कि क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ था, क्या तुम ऐसे प्रेम से गुजरे थे, या तुम्हारे जीवन में किसी ने तुम्हें धोखा दिया था। मैं एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ। तो कितनी कहानियाँ हैं जिसमें छोटी सी या ज़्यादा प्रेरणा जो है निजी जीवन से रही हैं या किसी और के जीवन से रही हैं? क्योंकि कहानी जो है वो समाज का दर्पण है, ऐसा हमने सुना है।
देखिए, एक लेखक कभी प्रेम के मामले में ये जानना बड़ा दिलचस्प होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। जाहिर है कोई मैं लिखती हूँ और प्रेम लिखती हूँ तो प्रेम किया होगा, लेकिन कोई भी लेखक कवि एक इकोसिस्टम का हिस्सा होता है। उसमें से बायोटिक, एबायोटिक, किसी को भी हटाकर एक एंटिटी की, लिविंग एंटिटी की कल्पना करना बेईमानी है। तो लेखक के इकोसिस्टम में इतनी चीज़ें होती हैं, वह घटित होता है। लेखक या कवि का होना जो है, इतनी चीज़ों का भी होना है और साथ में होना है। सब कुछ एक लेखक कवि के साथ नहीं घटित होता, उसके आसपास घटित होता है। वो जो सांस लेता है, वो जो जीवन जीता है, वो जो स्पर्श महसूस करता है, उसकी ज्ञान इंद्रियां जो चीज़ें महसूस करती हैं, वो सब कुछ उसका क्रिएटेड नहीं होता, सब कुछ उसके संदर्भ में नहीं होता, फिर भी उसका होता है। जो हमारे नियमित दर्शक हैं वो जानते हैं कि मैं पहली बार में मतलब जब कार्यक्रम की शुरुआत होती है तो अपने मेहमान का पूरा परिचय नहीं देता हूँ। इसलिए नहीं देता हूँ क्योंकि ऐसा लगता है कि परिचय पढ़ा जा रहा है। तो अनामिका अनु जी जो हैं वो मूलतः मुजफ्फरपुर से हैं। मूलतः मुजफ्फरपुर को मैंने सिंगल इन्वर्टेड कोमा में इसलिए आपको बताया क्योंकि हमारे बिहार की हैं। तो मुजफ्फरपुर से केरल, ये जो मतलब एक अत्यंत विकसित राज्य जहाँ आप रह रही हैं केरल, और एक अत्यंत पिछड़ा राज्य जहाँ पर आप पैदा हुई, तो कोई सांस्कृतिक ऐसा कोई जिसको हम कहते हैं कल्चरल शॉक लगा क्या उस सांस्कृतिक जो अलगाव है या खाई है या अंतर है, खाई ना हो भी हो, अंतर है, उसने कुछ कहानियों को जन्म दिया, कुछ कविताओं को जन्म दिया? पहले तो मैं बता दूं कि मैं मिथिलांचल से आती हूं, तो मेरी पूरी साहित्यिक जर्नी जो है वो मैथिली से मलयालम की जर्नी है। और मैथिली का साहित्य और उसकी संस्कृति जो है पहले से एक समृद्ध संस्कृति और समृद्ध साहित्य रहा है। और जब मैं मलयालम में आई तो वहाँ की भी सांस्कृतिक आवृत्तियाँ, तरंग दर्द, उनसे भी मैं प्रभावित हुई, और वहाँ भी एक समृद्ध संस्कृति, भाषा और साहित्य था। तो ये एक ऐसी स्थिति थी कि एक रेल यात्रा थी जिनमें कई पड़ाव थे, और कहानियों का आकार, चूँकि मैं जिस भी जगह पे जाती हूँ उस लोकेल से, आम लोगों से मेरा गहरा जुड़ाव होता है, और मैं वो चीज़ें जो बची रह जाती हैं, उस जुड़ाव, उस रिश्ते, उस स्मृतियों में, वो कहानी और कविताओं में स्वतः आती ही हैं। तो मेरी कहानियों में कहीं कोनेरा का बाज़ार भी होगा, मेरी कहानियों में कहीं पर विद्यापति के बड़ सुख सार पाओल तु तीरे, छोरत निकट नयन बह नीरे भी होगा, अयपप निकर भी होंगे। तो ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम बनते हैं, कवि या लेखक बनता है भाषा से, संस्कृति से, और दोनों जगह बड़ी सुग्राह्य चीज़ें थीं। दोनों जगह दुख एक से थे, प्रेम एक सा था, जीवन एक सा था। हाँ, शिक्षा और शैक्षणिक, शिक्षा के क्षेत्र में शायद केरल ज़्यादा विकसित रहा है, और शिक्षा बहुत वर्षों से शिक्षित एक राज्य रहा है, तो उसका जो सोशियो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो प्रभाव होते हैं, पॉजिटिव, धनात्मक, वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और इधर अभी एक जर्नी है, एक संघर्ष है, एक द्वंद्व है, तो फ़र्क बस इतना ही है। निर्माण की स्थिति में बिहार, निर्माण की स्थिति में, प्रोसेस में, हाँ, प्रक्रिया में, ठीक है, प्रक्रिया में। हाँ, मैं एक सवाल थोड़ा सा भी, किताब जो छपी, प्रकाशित हुई, तो प्रकाशक का रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। प्रकाशक को छोड़िए, संपादक पे आइए। आपने संपादक ने तंग किया, कई लोग कहते हैं कि तंग से सकारात्मक, धनात्मक रूप से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या संपादक ने कभी ऐसा कहा कि यार ये क्या लिखा है तुमने, इसको ठीक करो? लेखक पे ऐसा संपादकीय जो कतर ब्योत, रंदई, काट छाट, डांट डपट होती है, ऐसा होता है कभी ऐसा आपके साथ? मैं अपनी बात बता सकती हूँ। लेखक एक सूखी हुई चीज़ की तरह आता है, मतलब कोई चीज़ जो बहुत शुष्क है, और संपादक उसमें रस भरता है, संपादक उसमें वो नमी पैदा करता है। और ये बात मेरे पूरे लेखकीय समय में मुझे बहुत अच्छे संपादक मिले, और उसमें ज़्यादा स्त्रियां थीं। मेरी इस किताब की जो संपादिका हैं, वो मेरी इससे पहले वाली किताब जो यारेख है, उनकी भी रही हैं। हाँ।
और उन्होंने मेरे लेखकीय जीवन पर अब तक सबसे गहरा प्रभाव डाला है। मेरी चीज़ें में जो एक तरलता आती है, या मेरी चीज़ों को जिस क्रिटिकल दृष्टि से वो देखकर और हिम्मत के साथ कह पाती हैं, वो बड़ा दुर्लभ है। तो मैं एक आईने के सामने खड़ी हूँ, जब मैं एक संपादक के सामने खड़ी हूँ, और आईना झूठ नहीं कहता, तो वो मेरे रंग, मेरी खूबसूरती को तो मुझे दिखाता ही है, और बड़े इत्मीनान से सारे दागों को एक एक करके बयां करता है। तो ये संवरना है एक संपादक के साथ, और मैं खुश हूँ कि संपादक मुझे संवार रहा है। ठीक है, अगर तराशा जाता है तो कच्चे हीरे को तराशा जाता है, ग्रेनाइट को तराश के हीरा तो नहीं बना सकते। ठीक है, संपादक का भी मुझे लगता है कि संपादक एक निर्देशक है और लेखक अभिनेता है। नाम बेशक फिल्म अमिताभ बच्चन की कही जाती है कि निर्देशक तो टीनू आनंद थे शहंशाह में। बहरहाल, मैं अभी आपने यारेख का जिक्र किया तो मुझे ध्यान आया कि वो भी प्रेम पत्रों पर आधारित था, प्रेम पत्रों का संकलन था, ऐसा कुछ। तो प्रेम आपके लेखन का केंद्रीय विषय है। तो मैं इसलिए नहीं कि प्रेम पर क्यों लिखा जा रहा है, दुनिया में इतनी नफरत है, ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन लड़ रहे हैं, पश्चिम एशिया में 8 देश किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तब तो प्रेम इस दुनिया की ज़रूरत है। लेकिन पत्रकार के तौर पर, साहित्यकार या लेखक के तौर पर नहीं, मेरे मन में एक सवाल उठता है कि हज़ारों वर्षों से प्रेम पर लिखा जाता रहा है। वाल्मीकि ने अगर पहली पंक्ति जो लिखी वो भी प्रेम और विरह का ही माँ निषाद जो है वो है। तो प्रेम पर लिखना, ऐसा लगता है कि मैं दोहराव का शिकार हो जाऊंगी, ऐसा लगता है कभी? यारेख जब किताब आई थी तो हमारे समाज में जो विभिन्नताओं का उत्सव था, उसके रंग को कम करने की कोशिश बहुत तीव्रता से हो रही थी, और मुझे लगा प्रेम से मजबूत कोई प्रतिरोध की भाषा हो नहीं सकती। जब चारों तरफ घृणा फैली है, हम प्रेम कहेंगे, और ये हमारा इनकलाब कहना था। इसमें मैंने कश्मीर से लेकर केरल तक, राजस्थान से लेकर अरुणाचल तक, पहाड़, समंदर के किनारे वाले लेखक और 4 पीढ़ियों को सम्मिलित किया। ये एक प्रतीक था कि हर पीढ़ी के लोग, हर लोकेल के लोग, हर धर्म के लोग और हर भाषा के लोग एक साथ प्रेम कहेंगे, और इस घृणा के समय में प्रेम कहेंगे, और यही हमारा इनकलाब है। और इस किताब में भी व्यक्ति आता है तो सिर्फ प्रेम ही नहीं आता, उसके आसपास का वातावरण, उसके आसपास का जीवन चाहते न चाहते हुए भी आता है। तो ये एक तरह का सोशियो पॉलिटिकल एक दस्तावेजीकरण होता है एक समय का। तो ये समय का दस्तावेजीकरण है, और एक लेखिका की दृष्टि से है, तो और हर लेखक कवि वही कर रहा है। तो इसमें हमारा समय होगा, हमारे मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियाँ होंगी, हम में जो भावात्मक, जो हम अकेलापन महसूस करते हैं, जो बाहर घटित हो रहा है, जो अंदर घटित हो रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि आने वाला समय बाहर घटित भी भयावह हो रहा है और अंदर भी बहुत भयावह घटित हो रहा है। हम असह्य अकेलेपन और प्रेम की इच्छा से मर रहे लोगों की एक समष्टि बनते जा रहे हैं, जिसमें जो अपनी मनोवैज्ञानिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रेम की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बेतहा बेचैन है। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। अच्छा, दर्शकों को बताऊं कि इनकी जो रचना प्रक्रिया रही है या जो सृजन का सफ़र रहा है, उसमें भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार इनको 2020 में मिला है, राजस्थान पत्रिका का वार्षिक सृजनात्मक पुरस्कार 2021 में मिला, रज़ा फेलोशिप 2022 में मिला है, और महेश अंजुम युवा कविता सम्मान जो केदार न्यास देता है वो 2023 में मिला है, और बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। पुरस्कारों से कवियों को कितना प्रोत्साहन मिलता है, या रचनाकारों को मैं कहूँगा, लेखक भी हो तो पुरस्कार से खून बढ़ता है 2 लीटर? नहीं बढ़ता। पुरस्कार आपको छोटा करता है, पुरस्कार आपके लिए परिधियाँ तय करता है। पुरस्कार ये तय करता है कि आप जो तरह तरह के साहित्य में या बुद्धिजीवी लोगों के जो ग्रुप है, आप कहीं ना कहीं उसके एक सदस्य के रूप में सामने आते हैं। ये पुरस्कार यहाँ से, वो पुरस्कार वहाँ से। पुरस्कार आपको छोटा करेगा, पुरस्कार आपको परिधियाँ देगा, पुरस्कार आपको बनाएगा नहीं, ये तय सी बात है। बनाएगा आपका जीवन से जुड़ाव, आपका आम आदमी से जुड़ा, आपकी भटकन, आपकी परेशानी, आपका दुख, और सबसे केंद्र में है दुख।
दुख आपको बनाएगा लेखक, दुख आपको प्रेम करना सिखलाएगा और दुख आपको अपनी तकलीफ़ों को सिलना सिखलाएगा। पुरस्कार आपका क्षरण करेगी, ये तय है। पुरस्कार से कोई कवि लेखक नहीं बनता, अपने दुखों से, अपने चिंतन से, अपने दर्शन से, अपने भोगे गए जीवन से। जो जितना भटका उसकी रचनाएं उतनी सघन है। ईट्स एक अंग्रेज़ी के कवि हुए हैं, उनकी एक पंक्ति मुझे याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा कि दूसरों से तर्क करोगे तो वो झगड़ा होगा और ख़ुद से तर्क करोगे तो उससे कविता निकलेगी। तो आपकी बहुत सारी किताबों का बहुत सारी भाषाओं में मैं पढ़ के बताता हूँ कि पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, मराठी, नेपाली, उड़िया, गुजराती, असमिया, अंग्रेज़ी, कन्नड़, बांग्ला भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। कोई भाषा बची है जिसमें अनुवाद नहीं हुआ है? बहुत। अच्छा, एक बात और बताइए अनामिका जी कि आपने भी कुछ अनुवाद किए हैं जी, और आपकी रचनाओं का भी अनुवाद हुआ है। तब अनुवाद जो है उस सृजन प्रक्रिया में अनुवादक को कितना श्रेय मिलता है और अनुवाद होने के बाद मूल रचना जो है वो कितनी साबुत बची रह पाती है? भावानुवाद हो पाता है या लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाला भी बात हम लोगों ने सुनाई है, होता है क्या ऐसा? किसी रचना का अनुवाद होना उस रचना का कृष्ण हो जाना है। जन्म किसी ने दिया हाँ। और कोई अपनी भाषा में लेकर आना। अनुवाद एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। एक भाषा में हमने एक कविता को कैद कर रखा था, हम उसे मुक्त करते हैं, उसके लिए एक नया आकाश। कविताओं का अनुवाद कितना सहज है, होना चाहिए क्या? कविताओं का, हर तरह की कविताओं का अनुवाद होना चाहिए। ये एक आप नहीं जान रहे हैं या मैं कहूँ कि ये इग्नोरेंस को ख़त्म करता है। भाषा की परिधि में बांधी गई सुंदर चीज़ों को मुक्त करता है हर भाषा के लिए। इससे ज़्यादा लोकतांत्रिक कोई दूसरी चीज़ हो ही नहीं सकती। एक भाषा में विचार रखा गया और वो विचार अगर सुंदर है तो हर भाषा तक पहुंचनी चाहिए। इस परिवर्तन में कभी कभी ये भी होता है कि जितनी अच्छी रचना होती है उतना सुंदर अनुवाद नहीं होता, लेकिन उसका अगर 25-30% भी भाव प्रकट हो जाता है किसी सुंदर भाव का, किसी सुंदर पंक्ति का, किसी सुंदर विचार का, तो हमें उसको उत्सव की तरह ग्रहण करना चाहिए। अगर वो 25% बात सुंदर है तो और लोग फिर उसी पंक्ति का अनुवाद करेंगे। और मुझे लगता है कि अनुवाद होते होते कम से कम एक द्वार खोलना है, और जब बहुत से लोग उस लिटरेचर को फिर जानना चाहेंगे तो बहुत से अनुवादक आएंगे और बहुत सी अच्छी चीज़ें आपकी परिधि में आ जाएंगी। तो मेरे लिए तो ये एक मुक्त होना, आज़ाद करना, सुंदर चीज़ों को सबों के लिए उपलब्ध कराना है। अनुवादकों के लिए बड़ी अच्छी बात कही है इन्होंने। मैं एक बात और कहना चाह रहा था, हालांकि आपने लगभग उसका उत्तर दे ही दिया। मैं कह रहा था कि क्या जो हर भाषा होती है उसका एक अलग उसकी अलग देह यष्टि होती है, अलग सौष्ठव होता है, एक उसकी अपने मुहावरे होते हैं, उसके अलग तेवर होते हैं भाषा के। तो अनुवाद में क्या वो हासिल किया जा सकता है या फिर थोड़ा हम लोग समझौता कर लेते हैं कि चलो यार कोई बात नहीं? अनुवाद की सबसे बड़ी समस्या जो मुझे लगती है मुहावरों का अनुवाद है। और जब मैं मुहावरा कह रही हूँ तो सिर्फ मुहावरा नहीं, जीवन के जो मुहावरे हैं उसका आपकी अपनी भाषा में आ पाना ये चुनौती है। और जैसे हम कहते हैं कि अनुवाद बहुत कुछ खा जाता है, मैं ये भी कह सकती हूँ कि अनुवाद कई बार सवार देता है। एक साधारण सी रचना का मैंने असाधारण अनुवाद भी देखा है और एक असाधारण रचना का साधारण अनुवाद भी देखा है। अब हो सकता है कि असाधारण का साधारण अनुवाद ज़्यादा हो रहा हो, लेकिन आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कई साधारण रचनाओं का असाधारण अनुवाद हुआ है। अच्छा, उदय प्रकाश जी ने आपके बारे में लिखा है कि आपकी जो कहानियाँ हैं, आपका जो कथा संसार है, वो वैयक्तिक संबंधों की टूटन की और वैचारिक रिश्तों से मोहभंग की और मार्मिक किस्म की कहानियाँ हैं। तो ये क्या हम उस प्रेम की कहानियों में अगर हम टूटन और थकान और कंपेशन फटीग की कहानियाँ ही पढ़ रहे हैं, या फिर उसमें फिर कोई नया प्रेम का अंकुर भी निकलता है कि नहीं अभी नहीं है मेरा अंत, अभी तो आया है मेरे जीवन में वसंत, ऐसा कुछ? प्रेम हमेशा अंकुरित रहता है। जब तक प्रेम फूटा नहीं तब तक वो प्रेम नहीं, और जो फूट गया, जो अंकुरित हो गया, वो नश्वर चीज़ ही नहीं है, वो इंटैक्ट रहता है, वो जस का तस ही रहता है।
और प्रेम प्रेम कोई एक ऐसी यात्रा नहीं है कि उस कोमल कोपल को एक दरख्त हो जाना है या उसको उससे फल आने हैं या उससे छांव आना है। इसकी खूबसूरती इस बात से है कि इसका होना बिना किसी प्रायोजन के, बिना किसी मतलब एक अलौकिक घटना है। तो और वो विरह जो है वो ये प्रेम में टपका सुख है। जैसे आम फल पककर टपक जाता है पेड़ से तो कितना मीठा होता है, तो विरह प्रेम में पका टपका फल है, सुख है। तो उसको अलग दृष्टि से देखने, कहने और समझने की। और जब मैं अलग दृष्टि कहती हूँ तो मैं जिस टाइम फ्रेम में हूँ, मैं जो एक अलग व्यक्ति हूँ, उस दृष्टि से जो मैं कह रही हूँ वो मैं ही कहूँगी, कोई दूसरा नहीं कहेगा। बस ये कहना है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ही ये कहा है कि कहानियाँ कहना जो है वो ईमानदारी और स्वयं को खूब ठगने के बीच का रास्ता है। तो प्रेम या कहानियाँ कहना, कैसे हम खुद को ठगते हैं कहानियाँ कह करके? क्या हर आदमी की अपनी एक कहानी होती है, हर आदमी के पास कहने के लिए एक किस्सा होता है। तो हम कहानियाँ कह भी रहे हैं, लोगों को सुना भी रहे हैं, एक माया जाल रच भी रहे हैं, लोगों को बता भी रहे हैं कि देखो एक राजा था, वो घोड़े पर, सफ़ेद घोड़े, मैं पुरानी कहानियाँ जो दादी सुनाया करती थी उसके हिसाब से कह रहा हूँ कि सफ़ेद पंखों वाले घोड़े पर बैठकर राजकुमार आया और उसको अंत में राजकुमारी मिलती है, या राजकुमारी है तो राजकुमार मिलता है। अगर हर आदमी के पास एक कहने के लिए एक कहानी है तो किसी राजकुमारी के सपने में कोई मजदूर क्यों नहीं आता है? मेरी कविता ही है, मेरे सपने में एक मजदूर आता है। अरे वाह। वायर पर मेरी एक इंटरव्यू में दामिनी यादव जी ने सवाल उधर से ही आया है। हाँ, उन्होंने पढ़ी है मेरी वो कविता। देखिए, हम स्वप्न का सहारा कब लेते हैं? जब यथार्थ इतना क्लिष्ट हो, जब यथार्थ इतना कुरूप हो कि अगर यथार्थ को पकड़कर ही कहानी लिखी जाए और उसके निकस का कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा कि जहाँ रोशनी हो, तो हम घोड़े को पंख लगाते हैं। तब हम ख्वाब में जो बादल होते हैं उसको गुलाबी करते हैं। तो मेरी भी कहानियों में ऐसा है कि कुछ कहानियाँ आपको लगेंगी कि अलौकिक घटना की तरह घटित हो रही हैं। यथार्थ से ये छलांग लेखक तब लगाता है जब इसकी उम्मीद और जब यथार्थ इतना कड़वा हो कि वो किसी भी तरह से अपने स्टिफनेस को छोड़ने को तैयार ना हो, तो हम उसको कल्पना से मिलाकर थोड़ा मुलायम बनाने की कोशिश करते हैं। तो कल्पना, हम ये कहते हैं कि ये सच और झूठ के बीच एक मसौदा तय करना है, लेकिन लेखक अगर कुछ चीज़ कल्पना में भी लिख रहा है या बिना जाने भी लिख रहा है तो किसी न किसी व्यक्ति का वो सच होता है, किसी का ख्वाब होता है, किसी की हकीकत होती है। ये तय है, शब्द ब्रह्म है। और जब हम लिख रहे होते हैं वो पंक्ति भले मेरा सच ना हो, मगर दुनिया में बैठे किसी न किसी के व्यक्ति के का सच होगा या उसके स्वप्न का सच होगा। सच्चाई जो है आमतौर पर बड़ी रुखड़ी होती है, रुक्ष होती है, और यथार्थ को हम पत्रकार लोग बड़े मतलब पत्थर फेंकने वाले अंदाज में कहते हैं। आपने मुलायम अंदाज में कहा है। सच को क्या मुलायम अंदाज देना ज़रूरी है कि नहीं, सच्चाई को सीधे सीधे मिर्ची कड़वे करेले की तरह मत खिलाओ, इसको मीठी गोली की तरह पेश करो? क्या ज़रूरी है ये कहना? कहानी के शिल्प की मांग है या नहीं यार, लोगों को सुखांत कहानियाँ पसंद है या अच्छी कहानियाँ पसंद है या मुलायम कहानियाँ पसंद है, अगर दुखांत या त्रासद हैं तो भी? यथार्थ से खूबसूरत कोई दूसरी चीज़ नहीं। जिसे आप कुरूप कह रहे हैं वो आपके सौंदर्य की जो परिभाषा गढ़ी गई है उस कसौटी पर कह रहे हैं। यथार्थ कितना भी रूखा हो, कितने भी घाव उसके शरीर पर हो, वह कितना भी वस्त्रविहीन होकर आपके सामने खड़ा हो, वह अपने संपूर्ण सौंदर्य और सौष्ठव्य में होता है। उसके बरकस उससे तुलना करके, उसे कसौटी मानकर हम दूसरी बातें कहते हैं। तो यथार्थ को जस के तस कह पाना, इसमें दो चीज़ लगती है, एक बहादुरी लगती है और एक कहने का सलीका लगता है। तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़, सबसे खूबसूरत कविता वही है जिसमें यथार्थ कूट कूट कर भरा है। यथार्थ वाली कविताएं जो है ना वो सबसे सच्ची और अच्छी कविताएं हैं, ऐसा आप कह रही हैं, मान लेते हैं हम। क्योंकि मुझे एक प्रश्न बीच में आया था ये दिमाग में कि जो कहानियां हैं, 18 कहानियां हैं और इसमें
लंबा समय लगा होगा लिखने में आपको, बेशक इसमें जो लोग लिखते हैं तो ज़रूर जानते होंगे। लेकिन एक कहानीकार या एक रचनाकार कब तक युवा रहता है? एक प्रश्न का पहला हिस्सा है ये। आप खूबसूरत दिख रही हैं इसलिए बोल रहा हूँ। एक बताइए, एक कि कहानीकार रचनाकार कब तक युवा रहता है? पुरस्कारों के संदर्भ में भी ये बता सकते हैं आप, युवा रचनाकार अवार्ड कब तक मिल सकता है किसी को? दूसरा कि अब अगर आप कोई ऐसा हमारा दर्शक, बालक, बच्चा कहानी लिखना चाह रहा है, उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए? क्योंकि वो देख रहा है कि बड़ा ही अराजकता है। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जो सतही तौर पे लिखी जा रही हैं, सुनाई जा रही हैं अलग अलग जगहों पर। ऑडियो के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का ज़माना है, वहाँ भी लोग कहानियाँ सुना रहे हैं अलग अंदाज में। कुछ ऐसे प्राइवेट ऐप्स हैं कहानियों के जहाँ पर सिर्फ लिसनरशिप हासिल करने के लिए बहुत ही दोयम तो कहना, फिर भी उसको ऊंचा उठाना है, बहुत ही निचले श्रेणी की कहानियाँ सुनाई जा रही हैं। तो कहानियों की श्रेणी अगर हम साहित्यकारों वाले अंदाज में कहें कि उसको साहित्य लिखना है, तो क्या उसको हिंदी में हमें करना ज़रूरी है या फिर नहीं? अनामिका अनु को पढ़ें या और जो, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, युवा वाली बात मैंने इसलिए की कि अगर आपको देख करके कोई युवा सीखना चाहे तो आपको युवा माने। और आप युवा कहानीकारों के लिए क्या कहना चाहती? सवाल के दो कोण हैं। आपको लेखक होने के लिए मनुष्य होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए, जीवन को महसूस आप जितना गहरा कर पाएँ, और आपके जो अर्जित शब्दकोश हैं, चाहे उसमें थोड़े ही शब्द क्यों ना हो, उन शब्दों में कहने की कोशिश होनी चाहिए। युवा और वृद्ध, मुझे वृद्ध लोग बहुत अच्छे लगते हैं। मेरा जीवन जब केरल में शुरू हुआ तो केरल में बच्चे युवा प्रवासी हैं, तो हर घर में वृद्ध ही थे। तो मेरी पूरी 20 वर्षों की जो ये दुनिया केरल की रही है, वृद्धों के बीच गुजरी है। वृद्ध महिलाओं के साथ, वृद्ध पुरुषों के साथ मेरे बहुत सघन संवाद हुए हैं। तो मैं आपको पूरे भरोसे के साथ कह सकती हूँ कि आयु से ज़्यादा इमोशंस इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप पढ़कर आएँ, दुख को अच्छी तरह से इम्बाइब करके आएँ, और हर घटित को तरह तरह से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप तरह तरह से सोचेंगे तो आप ज़्यादा लोकतांत्रिक होंगे। कभी मैं खुद होकर सोचूंगी, कभी मैं आपको होकर वो सोचने की कोशिश करूंगी। तरह तरह से सोचने से आपकी चिंतन की ज़मीन बढ़ती है। और किताबें पढ़ें, किसी का जिया, किसी का महसूसा, किसी का शब्द में ढला सच झूठ, वो पढ़ने से भी आप संवरते हैं। तो ये उम्र कोई चीज़ नहीं है, आपने दुख को सुख को कैसे जिया ये जान लेना और कह देना सही बहुत ज़रूरी है। तो कितनी इम्पॉर्टेंट बात है ये, बात बार बार रिवाइंड करके इस बात को सुनिए आप, जो हमारे दर्शक हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आप सुनिए इस बात को। कितनी महत्वपूर्ण बात इन्होंने कही है कि पीड़ा, दर्द, वो जब तक नहीं होगा आपकी रचना में वो बात नहीं है, गहराई नहीं आएगी। मुझे हालांकि नमक हलाल शराबी फिल्म के मुंशी जी याद आए, जिन्होंने अमिताभ को कहा था कि अगर मोहब्बत होगी और दर्द होगा तब कविता में वज़न आएगा। हम लोग हल्की बातें कर जाते हैं बीच बीच में कभी कभी, लेकिन ठीक है, फिल्मों को मैं बहुत अच्छी विधा मानता हूँ, इसलिए मैंने फिल्म का जो है मिसाल, फिल्म की मिसाल दी। 18 कहानियाँ हैं इसमें। क्या है ये आपको तो पढ़ना पड़ेगी, किताब पढ़ें। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इसलिए नहीं कि इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मैंने 18 कहानियाँ पढ़ी हैं। और कौन सी कहानी मुझे प्रिय है, एक कहानी मैं बता दे रहा हूँ, मछली वाली कहानी है, शीर्षक मुझे याद नहीं है, जिसमें मछली जो है वो मछली का स्वाद, वो कहानी मुझे बहुत, मैंने 2 बार पढ़ी उस कहानी को। समझ में तो पहली बार में ही आ गई थी, लेकिन स्वाद लेने के लिए दूसरी बार जायके के लिए पढ़ा। ये येनपक कथा और अन्य कहानियाँ जो है ये आई है मंजुल प्रकाशन से। 299 रुपये कीमत है। और मुझे लगता है कि प्रकाशक को मैं अनुरोध करूँगा कि कुछ उस पर अगर वो छूट भी दे रहे हो अमेज़न पे तो वो भी मिल जाएगी। किताब मेरी तरफ से तो हाँ है। और ये अनामिका जी आई हैं तो आखिरी कुछ संदेश जो है, मैं संदेश इसलिए मांगता हूँ,
हम लोग ना पूरी एक लड़ाई झगड़े वाली दुनिया में रह रहे हैं, अराजक दुनिया में रह रहे हैं, नफ़रतों घृणा के दौर में रह रहे हैं। उधर से धर्म पूछ के या जो भी वो मामला था उस पर मार दे रहे हैं, हम हमला कर रहे हैं, बहुत सारे उसमें कोलेटरल डैमेज, कोई अस्पताल उड़ा रहा है, गजा में लड़ाई हो रही है। तो ऐसे स्थिति में मैं सिर्फ भारत के संदर्भ में कहूँगा, जो हम समावेशी आवाज़ द वॉइस जो है वो समावेशी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ता है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हैं, पहले हम एक हिंदुस्तानी हैं और एक समावेशी संस्कृति को आगे लेकर के चलें। तो देश के जो लोग हैं उनको आप समावेशी संस्कृति के लिए हमारी हिंदुस्तानियत को बचाए रखने के लिए क्या कहेंगे? देखिए, जो भी चीज़ आपको जन्म से मिली है वो आपकी नहीं है। वो आपकी जाति हो, वो आपका धर्म हो, वो आपकी आर्थिक हैसियत हो, वो आपका रंग हो, वो आपका लिंग हो। जब हम शिक्षित होते हैं, जब हम पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी रीढ़ पर एक भारी बोरे की तरह लदी होती हैं। जब हमारा जन्म होता है, जब हम पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, एक दुनिया देखते हैं, तो धीरे धीरे इन भारों को हम अपनी पीठ पर से हटाते हैं ताकि हमारी रीढ़ सीधी हो, सर ऊंचा रहे। और अगर अध्ययन की प्रक्रिया, चिंतन की कोशिशें, आपके जीवन के विचार और आपके दर्शन आपको जीवन से मिली चीज़ों से मुक्ति नहीं दे पा रहे हैं, तो आपका पढ़ा अनपढ़ा होना बराबर है। तो कोशिश करें, जो जन्म से मिली वो आपकी नहीं है, जो आपने अर्जित किया, आपने सुंदर रेखाएं खींची, आपने सुर लय ताल को बरता, आपने शब्द को बरता। आप थोड़ी देर के लिए अगर अहंकार का मन हो तो उस पर थोड़ी देर गुमान कर लें, लेकिन मैं आप सबसे बार बार कहती हूँ, जो चीज़ें जन्म से मिली उस पर ना आपका अहंकार ठीक, ना आपकी हीन भावना ठीक, ना आप उस पर गुमान करें, ना आप कुंठित हों। और अगर आप इतना कर पाते हैं तो एक सौहार्दपूर्ण जीवन इस देश को मिल सकता है। अनामिका अनूज जी से बात जो है हम लोग बहुत देर तक कर सकते हैं, दिन भर कर सकते हैं। इन्होंने लंच का भी वादा किया है मुझे, तो उसके लिए तो मैं 2 दिन बात कर सकता हूँ। लेकिन आज बात हो रही थी येनपक कथा पर, एक गंभीर बातचीत हुई है, एक विचारोत्तेजक बातचीत हुई है। और हमेशा हम किताबों की दुनिया में ऐसे ही गंभीर विषयों पर बात करने के लिए अलग अलग रचनाकारों को बुलाते हैं। आज अनामिका अनूज जी थी। उम्मीद है कि अगले हफ्ते हम फिर जब मिलेंगे तो फिर ऐसे ही किसी बड़े रचनाकार को आपके सामने लाएंगे, गंभीर बात करेंगे, नो शोर शराबा, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं, आराम से बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अनूज जी, आप हमारे यहाँ आई, आवाज़ द वॉइस के स्टूडियो में आई और अपना कीमती वक्त दिया। नमस्कार। धन्यवाद।